ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का पहला मनी सेंट्रल लेकर हाजिर हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को मनी सेंट्रल मनी 9 के नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए शुभ हो और आपके आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी करे। इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का शो। और आपकी आर्थिक सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए आज हमने प्रोग्राम को भी खास तरीके से डिजाइन किया। इस प्रोग्राम के दरअसल 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे रोजाना की तरह कुछ बड़ी खबरों की, उनका विश्लेषण करेंगे अंशुमान जी के साथ। उसके बाद दूसरे हिस्से में हम आपकी 2023 की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी हो, अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, कहाँ करना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं, क्या रुख है बाजार का, क्या रुख है कमोडिटी बाजार का, क्या रुख है बचत का, निवेश का, प्रॉपर्टी बाजार का, ये सब कुछ आप जानेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था फ्राइडे को, आज से शुरू हो रहा है वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी का सिलसिला। तो पहली चिट्ठी भी होगी आज के मनी सेंट्रल में। कौन सी बड़ी खबरें हैं, देखिए ऑन द शो आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। शुरुआत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटबंदी को सही ठहराया। 2022 में बना कार बिक्री का नया रिकॉर्ड। शहरों में बेरोजगारी दर डबल डिजिट में, ग्रोथ तो नहीं हुई, बेरोजगारी डबल डिजिट में आ गई। क्या मिल गया पुरानी पेंशन बहाली का तरीका? मनी 9 के साथ कीजिए 2023 की फाइनेंशियल प्लानिंग। और वित्त मंत्री के नाम अरमानों की पहली चिट्ठी आज मनी सेंट्रल में खास है। जरूर सुनिएगा इस चिट्ठी को, समझिएगा इस चिट्ठी को, बताइएगा कि इस चिट्ठी में क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है वित्त मंत्री पूरा कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है हाँ ये बात सही है, ये मेरी भी बात है, जो इस चिट्ठी के माध्यम से वित्त मंत्री को पहुंचाई गई है। शुरुआत नोटबंदी की खबर से, पहली बड़ी खबर से, दिन की सबसे बड़ी खबर से। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। सोमवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। कोर्ट ने कहा इसलिए 8 नवंबर की नोटबंदी की अधिसूचना रद्द करने लायक नहीं। इस मामले पर सुनवाई खत्म होने के बाद 7 दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सर, कोर्ट के फैसले में और क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या खास बातें हैं? और शुभम, नोटबंदी पर इस फैसले का काफ़ी इंतजार किया जा रहा था। हालांकि स्वाभाविक था कि चूंकि नोटबंदी हो चुकी है और इसके असर और प्रभाव सब खत्म हो चुके हैं, तो ये एक किस्म का एकेडमिक टेक्निकल डिस्कशन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके की टिप्पणी करने वाला है, इस पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि यहाँ से संवैधानिक स्तर पर आर्थिक फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच, एग्जीक्यूटिव और कोर्ट के बीच, जिसमें कि संसद भी शामिल हो जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे विषय संसद से जुड़े हुए उठाए गए थे, उस पर कोर्ट का क्या नजरिया था, इसका सबका को इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को रद्द करने से मना कर दिया। तकनीकी तौर पर रद्द भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि ये फैसला, इस फैसले में कोई गलती नहीं थी, पर जो एक बड़ा सवाल जिसकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से मिलनी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अब व्यवहारिक नहीं है कि इस पूरे कदम के पीछे उद्देश्य क्या था और वो हासिल हुआ कि नहीं हुआ। ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बाहर कर दी, जबकि सारी बहसें उस पर केंद्रित थीं। तो इसके बाद ये फैसला तकनीकी तौर पर सरकार के नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराता है। दूसरी चीज़ इसमें यह कि इस पूरे फैसले में 5 जजों की बेंच थी, जिसमें एक जज ने का डिसेंट नोट या असहमति फैसला आया। उन जज का जो जस्टिस नागरत्ना है, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला गलत था और इस फैसले को लेने से पहले संसद की मंजूरी ली जानी चाहिए थी, या कानूनी तौर पर संसद से मंजूरी लेने के बाद ही से लागू किया जाना चाहिए था। जो बहस थी नोटबंदी को लेकर शुभम, वो सारी इस पर थी कि नोटबंदी के मकसद क्या थे और उससे क्या हासिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शायद उस तह में जाने की कोशिश इस फैसले में नहीं की। सरकार की तरफ से भी बात बार बार अदालत में चर्चा के दौरान कही गई थी कि नोटबंदी के मकसद को लेकर चर्चा का मतलब नहीं है, क्योंकि एक एकेडमिक डिस्कशन हो जाता है। यानी इसके बाद अब नोटबंदी का चैप्टर फिलहाल कानूनी तौर पर भी और एकेडमिक्स के स्तर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी लगभग बंद हो रहा है। नए साल 2023 की शुरुआत के साथ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई आंकड़े सामने आए। दिसंबर से जुड़े ये आंकड़े थे, इकोनॉमी में सुधार का इशारा कर रहे हैं ये आंकड़े। दिसंबर के दौरान देश में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा 57.8 दर्ज किया गया, जो 2 साल का सबसे अच्छा मासिक आंकड़ा है। दूसरा अहम आंकड़ा आया जीएसटी का।
महंगाई की वजह से सरकार की टैक्स कलेक्शन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दे तो सभी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तीसरा अहम आंकड़ा जो था वो था कारों की बिक्री से जुड़ा। साल 2022 के दौरान देश में पैसेंजर वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। कार कंपनियों की तरफ से जारी किए गए बिक्री के आंकड़ों में देखें तो 2022 के दौरान पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री 23% बढ़कर 38 लाख के करीब पहुंची है। कोरोना के बाद 2022 में गाड़ियों के लिए मांग बढ़ी है और साथ में सेमीकंडक्टर की सप्लाई में सुधार आने की वजह से सप्लाई बेहतर रही। कार के इतर टू व्हीलर बाजार में देखें तो अभी अच्छी खबरें नहीं है। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो की बिक्री में दिसंबर में 23% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस गिरावट में जो बड़ा हाथ है वो एक्सपोर्ट का है। डोमेस्टिक मांग में उतनी डेंट नहीं है, उतनी कमी नहीं है। सर, पहला सवाल जीएसटी और पीएमआई के आंकड़ों को लेकर। दोनों आंकड़े बेहतर बताए जा रहे हैं। अगर देखें तो ये दिसंबर के नंबर है पूरी तिमाही पर असर डालेंगे। पूरी तिमाही की कैसी पिक्चर बनती देख रहे हैं आप तीसरी तिमाही की? शुभ, दिसंबर के आंकड़ों को करीब से देखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी महीने हमारे पास जीडीपी का एडवांस एस्टीमेट आएगा जनवरी के महीने के अंत में, और जहां से भारत की अर्थव्यवस्था में 2022 और 23 के साल में जो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा साल रहा और जिसमें भारत की आर्थिक विकास दर के आंकलन काफ़ी तेज़ी से गिरे और बदले गए, इस बारे में सरकार का, CSO का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का अग्रिम अनुमान क्या कहता है, और इस दृष्टि से इस तिमाही के दिसंबर के आंकड़े को समझना ज़रूरी है। और इस बार पहली बार ऐसा है कि जब हम दिसंबर के तिमाही आंकड़े को भीतर से पढ़ने की कोशिश करेंगे पीएमआई के आंकड़े को, और वहाँ कई दिलचस्प महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं। आपको हेडलाइनें दिखाई देती है, अधिक है कि उत्पादन में 2 साल की सबसे अच्छी बढ़ोतरी है। एक 2-3 दिलचस्प ट्रेंड इसके भीतर देखते हैं। पहली बार ऐसा दिखाई दिया लंबे समय के बाद कि दिसंबर के महीने में कंपनियों ने कच्चे माल का स्टॉक्स ज़्यादा किया और फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम हुई। यानी इस बात की तैयारी थी कि आने वाले समय में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं कोविड के कारण, उसकी तैयारी के कारण कंपनियों ने आने वाले समय के लिए ज़्यादा खरीद की अपने यहाँ कच्चे माल की, जिसका असर हमें इस बार पीएमआई में दिखाई दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमारे सामने आया वो जीएसटी को लेकर आया। उसके संकेत हमें इस आंकड़े में बड़े दिलचस्प ढंग से मिलते हैं। ऐसा पहली बार दिखाई पड़ा शुभम कि जब कंपनियों के लिए जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस थी वो कई महीनों बाद उनकी इनपुट कास्ट से ज़्यादा हो गई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जब कंपनियों की इनपुट कास्ट कम हुई और उनके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिखाई दी फैक्ट्री गेट के लेवल के ऊपर, और ये असर हमें भारत के जीएसटी कलेक्शन में इस सब महीने दिखाई दिया। चूंकि हमने पिछले 2 महीने से लगातार भारत में थोक महंगाई में और खुदरा महंगाई की दर में कोई बड़ी बढ़त नहीं देखी थी, उसमें गिरावट देखी थी, इसलिए दिसंबर का महीना जब खत्म हुआ तो कंपनियों की जो इन्वेंट्रीज थी, इनपुट कास्ट की जो कच्चे माल की इन्वेंट्रीज थी, उनकी लागत सेलिंग प्राइस की लागत से ज़्यादा थी, और इसी नतीजे में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन दिखाई दिया। अब यहाँ से अगली तिमाही जो कि सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम तिमाही होती है, वहाँ से कंपनियाँ ऐसा लगता है कि कच्चे माल का स्टॉक्स तैयार करके अगली मांग के लिए खड़ी हैं, और जो एडजस्टमेंट अब मांग में के हिसाब से होंगे उस आधार पर जनवरी और फरवरी का जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो हमें वास्तविक तौर पर डिमांड का संकेत देगा। ये आने वाले 3 महीने की तैयारियों का संकेत था, और जिसके कारण हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में, क्योंकि ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, उत्पादन का सूचकांक आईआईपी के तौर पर हमें समझ में आता है, और जिसमें हमने आईआईपी के आंकड़े में गिरावट देखी है। तो इसके बाद जब आईआईपी का आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो हमें समझ में आएगा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कच्चा माल खरीदने वाले मैनेजरों ने कंपनी के जो तैयारी की उस हिसाब से उसका उत्पादन में कितना उत्पादन हुआ, इसका आंकड़ा हमें औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में दिखाई देगा। सर, अब चलते हैं ऑटो के नंबर की तरफ, कार बिक्री के नंबर की तरफ। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? 2022 में नया रिकॉर्ड बना कार सेल्स का, टू व्हीलर में अभी डिमांड उतनी नहीं निकली। कार सेल्स के लिए क्रमशः सितंबर की तुलना में दिसंबर कमजोर रहा, लेकिन हमने पूरे साल की दृष्टि से देखें तो ये पूरा साल कार कंपनियों के लिए पेंटअप डिमांड के साथ कुछ सप्लाई चेन की आपूर्तियां बेहतर होने के कारण बेहतर दिखाई दिया, और ख़ासतौर पर हमने जो 2 साल की दबी हुई डिमांड थी, और वो दबी हुई डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि उसके बाद लंबी वेटिंग लिस्ट तैयार हो गई थी। तो जिन लोगों ने 2021 में या 2022 की शुरुआत में या यहाँ तक कि 2021 के बीच में मध्य में 2 अप्रैल मई में भी अपनी कारें बुक कराई थी, उनकी डिलीवरीज होने में साल भर लग गया। अगर आप देखें तो साल भर, तो ये जो जितनी सेल्स आपको लास्ट में दिखाई दी
पिछले इस साल के 3-4 महीनों में। इसे माना जा रहा है कि पिछले 1 साल की पूरी पेंट अप डिमांड थी, तब जब कंपनियों के पास सप्लाई चेन नॉर्मल हुई, सामान आना शुरू हुआ, फैक्ट्रियाँ खुलना शुरू हुई, काम शुरू हुआ, तो ये उत्पादन हमें दिखाई पड़ा और इसलिए हमें कार की सेल्स में ओवरऑल ये साल 2022-2018 की तुलना में अच्छा रहा, क्योंकि 2018 सबसे बड़ा पीक था। थोड़ी बढ़त हमको ट्रक्स की सेल्स में भी दिखाई दी, ट्रक्स की सेल्स भी अब बेहतर होती दिखाई दी, लेकिन टू व्हीलर्स के मोर्चे पर चुनौती बरकरार है। टू व्हीलर्स की बिक्री में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है और उसमें दोनों वजह से निर्यात भी टूट रहा है और निर्यात में चूंकि गिरावट का दौर अब शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण, टू व्हीलर्स की सेल में रूरल डिमांड रिफ्लेक्ट करती है और ग्रामीण इलाकों से अभी वो मांग आती नहीं दिखाई दे रही है। कारों में भी अगर आप भीतर जाएँ तो आपको दिखाई देगा कि जो बड़ी कारें थीं, जो SUVs थी, उनकी सेल्स का नंबर काफ़ी बड़ा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने दिसंबर में काफ़ी डिस्काउंट्स भी दिए थे, जो कि आमतौर पर ईयर एंड डिस्काउंट्स होते हैं, उनका असर भी हमें कार कंपनियों की सेल्स पर दिखाई दिया है। और फिर अगर हम वापस GST कलेक्शन और PMI इंडेक्स से, औद्योगिक उत्पादन का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, उससे अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कंपनियों ने अब मौजूदा परिस्थितियों में त्योहारी सीजन के बाद अपने आप को एडजस्ट किया है मांग और आपूर्ति की आने वाली परिस्थितियों से। और अब बाजार का रुख देखकर हमें जनवरी की तिमाही के बारे में पता चलेगा कि कारों की बिक्री में ये जो ग्रोथ हमने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है वो सस्टेन होती है या आगे हमें कारों की बिक्री में गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि ब्याज दरें भी ऑटो लोन पर बढ़ी हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि PMI का नंबर अच्छा है, यानी कि जो फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं वो रॉ मटेरियल की अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार को टैक्स अच्छा मिल रहा है। तीसरी तरफ कारें भी बिक रही हैं। लेकिन इस सबके बाद भी क्या आपको पता है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के दौरान देश में बेरोजगारी दर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में देश की बेरोजगारी दर 8.3% रही और गाँव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी रही। आंकड़ों के मुताबिक शहरों में 10.09% यानी 10% से ज़्यादा की दर थी बेरोजगारी की, जबकि ग्रामीण में गांव में बेरोजगारी की दर 7.44% पर रही। सर, शहरों में अचानक ये बेरोजगारी क्यों फट पड़ी? भारत की इस बेरोजगारी दर में पहली चीज तो कि ओवरऑल अगर आप बड़ा नंबर देखें तो बेरोजगारी दर 7% और 8% और क्या ऊपर और दहाई के अंकों में 10% है। और ये दिसंबर के महीने में जब आप GST के कलेक्शन की रोशनी में से देखें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को बेहतर होने की रोशनी में देखें, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये भी बताता है कि कंपनियों ने अपने यहाँ इन्वेंट्रीज को ठीक करने के लिए, कच्चे माल को व्यवस्थित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर भी हायर किए, उसके बाद भी शहरों की बेरोजगारी में बढ़ोतरी का आंकड़ा चौंकाता है। इसका मतलब ये कि बड़े उद्योगों के अलावा असंगठित क्षेत्र में जो गतिविधियां थी, कंस्ट्रक्शन और बाकी जगह, वहां पर रोजगारों के अवसरों में कमी आई है। पर इस आंकड़े में भी एक परत है जो भीतर से देखना जरूरी है कि पहली बार 12 महीने में ये आंकड़ा ये बताता है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट में इंक्रीज हुई है और ये 40.48% पर पहुंच गया है, जो कि 12 महीने का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यानी कि ज़्यादा लेबर बाजार में उपलब्ध थे काम के लिए, जो लेबर पार्टिसिपेशन, ज़्यादा कर्मचारी या ज़्यादा श्रमिक मजदूर बाजार में काम के लिए मौजूद थे। और ये चीज़ें बताती है कि शायद दिसंबर के महीने से रोजगार बाजार में परिस्थितियों में कुछ उम्मीदें ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन अब जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर से हमें ये पता चलेगा कि बेरोजगारी की दर में कमी आई है या उत्पादन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ट्रेड की एक्टिविटीज़ में भी हमें उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी और इसलिए अगर आप इन सारे आंकड़ों को शुभम दूसरी तिमाही के आंकड़ों की रोशनी में देखें और अब तो हमारे पास एडवांस एस्टीमेट आने वाले, दूसरी तिमाही के आंकड़ों में देखें तो हमें एक अजीब किस्म की असंगति दिखाई देती है। टैक्स बढ़ता हुआ दिखता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखता है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दिखाई देती है, कंज्यूमर गुड्स की और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खपत में कमी दिखाई देती है, रूरल एरिया की मांग में गिरावट दिखाई देती है। ये सारे आंकड़े एक किस्म से एक उलझी हुई सी तस्वीर बना रहे हैं, जो तस्वीर शायद हमें GDP का जब एडवांस एस्टीमेट आएगा इस महीने तो कुछ हद तक साफ होती दिखाई देगी और वहाँ से हमें रुख मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंततः इस साल 2022-23 में 6.5%, 6.7% या 6.2% किस स्तर पर जाकर अपनी विकास दर दर्ज करेगी। चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना मॉडल पेश किया है। बीते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया।
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके मौजूदा कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उनके जिस पैसे को नई पेंशन योजना में वसूला गया है उसे केंद्र वापस लौटाए। ऐसा होने के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा और ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी नई पेंशन योजना के पात्र होंगे। हालांकि राज्य में नए नियुक्ति जितनी भी होंगी कर्मचारी की वो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत होंगी, उन पर पुरानी पेंशन योजना का नियम लागू होगा। सर, कैसा मॉडल वर्कआउट किया गया है, क्या है इस मॉडल में, कैसे काम करेगा ये मॉडल? ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि साल खत्म होते होते पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के तौर तरीके की बहस अब कहीं स्थिर होती दिखती है और उससे उसके क्रियान्वयन का एक तौर तरीका निकलता दिखता है जो छत्तीसगढ़ से आया है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़ के अलावा जहां पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा हो चुकी है। वहाँ की सरकारें या मुख्यमंत्री उसे लागू करने का संकल्प जाहिर कर चुके हैं। तो अब आपके पास छत्तीसगढ़ को मिला लिया जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो रही। जो सबसे बड़ी बहस थी शुभम पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो ये थी कि आखिर इसे लागू करने का तरीका क्या होगा, इसे लागू किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से ये मना कर दिया था कि नई पेंशन योजना के तहत 2004 से 2022 के बीच में जो भी पैसा लोगों का जमा है उस पैसे को राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जाएगा, यानी राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना की पूरी व्यवस्था अपनी तरह से करनी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया फार्मूला निकाला है वो फार्मूला कुछ इस तरीके का है। 1 अप्रैल 2022 के बाद जो कर्मचारी आएंगे वो अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा होंगे, जो उसके बाद भर्ती होंगे तो उनके पेंशन के हिसाब को लेकर कोई उलझन या समस्या आने की बात नहीं, क्योंकि उनका खाता ही अब शुरू हो रहा होगा। जो कर्मचारी 2004 से 2022 के बीच हैं उन्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे, या तो वो नई पेंशन योजना में रह सकते हैं, एनपीएस में रह सकते हैं जो कि अभी तक चल रही, और या वो पुरानी पेंशन योजना में वापस लौट सकते हैं राज्य सरकार के लिए। ऐसा करने पर उनको एक एफिडेविट, एक हलफनामा राज्य सरकार को देना होगा कि वो पुरानी पेंशन योजना चुनते हैं और ये अपरिवर्तनीय विकल्प है, इसके बाद वो दोबारा नई पेंशन योजना में नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्हें केंद्र सरकार को ये लिखना होगा या पेंशन फंड अथॉरिटी को ये लिखना होगा कि एनपीएस में उनका और सरकार का कंट्रीब्यूशन वापस किया जाए और वो पैसा जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान उस व्यक्ति को, कर्मचारी को, उसके बाद वो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो जाएगा और उसका भुगतान उसे रिटायरमेंट के समय किया जाएगा। अब ये मॉडल वर्कआउट करने के बाद शायद ऐसा लगता है कि अन्य राज्य सरकारें भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था लागू करेंगी। सर, इसके बाद जो पूरा टकराव था केंद्र और राज्यों के बीच, क्या वो टकराव खत्म होता दिखेगा? टकराव के लिए राज्य सरकारों ने एक चतुर चालाक रास्ता अपनाया है जिसमें कर्मचारियों को आगे कर दिया है। और जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि पैसा कर्मचारियों का है तो कर्मचारियों को ही वापस मिलेगा, तो राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को लाने से पहले उन्हीं पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि वो केंद्र सरकार से अपना पैसा वापस लाकर जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल करें। अब यहाँ से एक जद्दोजहद शुरू होगी, चूंकि वो पैसा कर्मचारी का है और केंद्र सरकार को उसे वापस करना पड़ेगा, नहीं तो शायद कर्मचारी लिटिगेशन में जाएंगे या कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही। और लगता है कि केंद्र सरकार इंडिविजुअल कर्मचारी को पैसा वापस करेगी और जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल करेगी, तभी वो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का भागीदार बन सकेगा या उसमें पात्र हो सकेगा। पर यहाँ राज्य सरकारों ने शुभम अपनी 2-3 बड़ी उलझनें दूर कर ली। पहली चीज तो ये कि उन्हें तत्काल कोई बड़ा पेंशन का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा इस व्यवस्था के तहत। उनका जो भी पेंशन का गणित शुरू होगा वो गणित शुरू होगा नए कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए जो 1 अप्रैल को कर्मचारी ज्वाइन कर रहा है उसको तो 30 साल बाद, 35-40 साल बाद पेंशन देनी होगी। तब तक बाजार से रिटर्न और बाकी चीज़ों की परिस्थितियां कैसे बेहतर होंगी इस पर निर्भर होगा। तो कोई बड़ा आउटगो पेंशन पे नहीं होगा, हालांकि कैलकुलेट होगा आउटगो, पर वो पोटेंशियल आउटगो होगा। दूसरी चीज़ ये कि कर्मचारी जब आएगा पुरानी पेंशन योजना में तो वो अपना जीपीएफ लेकर आएगा, वो अपना पैसा वहाँ से निकाल कर लाएगा, वो जनरल प्रोविडेंट फंड में वो पैसा राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। तो इस स्थिति में तत्काल कोई बड़ा आउटगो शायद जो फार्मूला प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, अभी इसके कैलकुलेशंस अलग अलग राज्य के संदर्भ में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इस कैविएट के साथ, लेकिन जो अभी फार्मूला तत्काल दिखाई दे रहा है वो राज्य सरकारों की बैलेंस शीट पर फिलहाल, उनके बजट पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं करने वाला है एनपीएस से ओपीएस की तरफ शिफ्ट करने के लिए, अगर केंद्र सरकार ये पैसा वापस कर देती है। सर, एक इसमें पेच ये नहीं कि जो 2004 से और इस दौरान रिटायर हो गए होंगे उनको, वो तो उस पुरानी पेंशन योजना का पात्र ही है, क्योंकि जो 3 तरीके के वर्ग हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनकी तो पेंशन जा ही रही पुरानी पेंशन योजना के तहत। जो कर्मचारी
अभी सर्विस में है, उन्हें शिफ्ट होना है, उनके लिए एक विकल्प है, और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं 4 में ज्वाइन किया होगा और रिटायर हो गए तो वो शायद तीसरा विकल्प हाँ वो, और जो नहीं, और तीसरा विकल्प उनके लिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अलग है। तो जो कर्मचारी अभी सर्विस में है, ऐसा वो छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश बताता है, जो कर्मचारी अभी सर्विस में है और अपनी पेंशन योजना को बदलना चाहते हैं, ऑप्शन लेना चाहते हैं, उनको लिख के देना होगा, उन्हें ये लिख के देना होगा। सर अब एक कदम आगे बढ़कर आई है पहली सरकार छत्तीसगढ़ की। जो अभी तक घोषणाएं थी, बातचीत थी, पहली कैबिनेट में फैसला होगा, दूसरी कैबिनेट में फैसला होगा, चुनावी घोषणाएं थी। अब छत्तीसगढ़ ने एक राह दिखाई है कि ऐसे चल सकते हैं। कल हिमाचल, राजस्थान, पंजाब इस राह पे आ सकती हैं। संभावना इसकी ये है क्योंकि इस फार्मूले की बात हो रही थी। अब इसमें एक पेंच है, इसमें और भी पेंच है कि इस पूरे फार्मूले को पर केंद्र सरकार अपनी प्रतिक्रिया कैसे देगी। केंद्र सरकार चूंकि बजट आने वाला है तो देश से सुनना चाहेगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या रहने वाला है। क्या वो कर्मचारियों के इस पैसे को वापस करेगी उन्हें, क्योंकि अगर कर्मचारियों के इस पैसे को वापस नहीं करेगी तो फिर कर्मचारी इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अब एक दिलचस्प राजनीतिक जद्दोजहद शुरू होगी यहाँ से। लेकिन फार्मूला लागू करने की जो की व्यवस्था थी वो सामने आ गई, और अगर ये सफलतापूर्वक लागू होता है तो शायद अन्य राज्य सरकारें भी इसी फार्मूले को अपनाएंगी, यदि केंद्र सरकार इसमें कोई दखल नहीं करता है, केंद्र सरकार इसे रोकती नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकारों का आग्रह बढ़ रहा है, खासतौर से विपक्षी राज्य सरकारों का आग्रह बढ़ रहा है, हमारे सामने 5 राज्य तो दिख ही रहे हैं, और 5 बड़े राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीन राज्य, उसके बाद हिमाचल और झारखंड भी हैं, ऐसे राज्य हैं। तो अन्य राज्य सरकारें भी इस मॉडल पर जा सकती हैं अगर ये मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी 2023 की फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि अपने प्रोग्राम का दूसरा बड़ा हिस्सा। दो 2023 की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ हुई उन लोगों के लिए जो छोटी बचत योजनाओं में बचत करते हैं, निवेश करते हैं। सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़ दीजिए तो सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर बढ़ चुकी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज की दर 8% हो गई है। ये पहली खबर थी जिससे 2023 की शुरुआत हुई, और जो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सरकार की डाकखाने की बचत योजनाओं में, बैंकों की बचत योजनाओं में निवेश करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर थी। लेकिन इसके अलावा दुकानें और भी हैं, बाजार और भी हैं। शेयर बाजार है, कमोडिटी का बाजार है, प्रॉपर्टी का बाजार है। कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो एक एक बाजार में चलते हैं। पहले चलते हैं शेयर बाजार में। शेयर बाजार के लिहाज से साल 2022 मिला जुला रहा। 2022 में अधिकतर समय शेयर बाजार पर दबाव रहा। विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली करी, हालांकि उनके सामने मोर्चा लेते रहे छोटे घरेलू निवेशक और संस्थागत निवेशक, यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड। साल खत्म होने से पहले सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर से नई ऊंचाई को तो छुआ, लेकिन अगर पूरे साल का रिटर्न देखें तो वो बामुश्किल 4% रहा। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। मार्केट कैप बढ़ने का मतलब कि जो उनकी वैल्यूएशन थी कंपनियों की वो बढ़ गई। सर, अब शेयर बाजार की तैयारी करनी है। मान लीजिए आज 2 जनवरी है, मैं तय कर रहा हूं कि इस साल मुझे शेयर बाजार में पैसा लगाना है, किस तरीके से तैयारी करें? शेयर बाजार के बारे में यही दिलचस्प बात है जो हमें समझना जरूरी है। पूरे साल हम शेयर बाजार को लेकर इतनी खबरें सुनते हैं, इतने हाई इंटेंसिटी स्टॉक आपको बताए जाते हैं, मल्टी बैकर्स बताए जाते हैं, दिन भर चर्चा होती है, ऐसा लगता है जैसे कि शेयर बाजार हमेशा एक ही दिशा में मूव करता है। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा आप गौर से देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न 3 से 4% के आसपास रहा। यानी अगर आपने जनवरी की शुरुआत में शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो बामुश्किल आपकी पूंजी बची होती। अगर आप पूरे साल के आधार पर देखें तो शेयर बाजारों का रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न बैंक की एफडी ने दिया। लेकिन इससे ठीक पिछले साल जाइए तो रिटर्न 20% के आसपास था। शेयर बाजारों का यही चरित्र है जो आपको ट्रेडर से इन्वेस्टर बनने की तरफ प्रेरित करता है। अगर आप ट्रेडर के तौर पर शेयर बाजार को देखेंगे तो इस बड़ी पिक्चर को समझ नहीं सकते, और इसे समझाने के लिए ताजे 3 साल हमारे लिए सबसे बड़ी नसीहत है, जिसमें एक साल शेयर बाजार का रिटर्न 20% होता है, दूसरे साल शेयर बाजार का रिटर्न 14% होता है, और तीसरे साल वो 4% पर आ जाता है। वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें ना शुभम, तो किसी भी साल में 2008 और 2020 के जो 2 एग्जीगरेटेड ईयर्स हैं उनको अगर आप निकाल दें, क्योंकि 2008 गिरावट का एग्जीगरेटेड ईयर था और 2020 पीक का एग्जीगरेटेड ईयर था, तो किसी साल में भी एवरेज शेयर बाजार अपने पीक से 14 से 15% करेक्ट होता ही है। जो उसका पीक लेवल होता है वहां से नीचे आता है। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो शुभम ने कहा कि आप जनवरी से शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आप ये बड़ी पिक्चर ध्यान रखें कि शेयर बाजार टेस्ट मैच है।
और हम उसे आमतौर पर आईपीएल के खेल की तरह खेलने की कोशिश करते हैं। हम उसमें 20 बालों में सेंचुरी बनाने की कोशिश करते हैं। और वो शेयर बाजार टेस्ट मैच है, लंबे और टिकाऊ खिलाड़ियों का खेल है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ आपको ये बताने वाले भी लोग होंगे कि 1 साल पहले उन्होंने बहुत कमा लिया, और वो ये बताने वाले भी लोग होंगे या नहीं बताने वाले भी लोग होंगे कि 1 साल में उन्होंने कितना कमाया। तो यहाँ से शेयर बाजार की प्लानिंग अगले साल बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि बहुत सारे हेडविंड्स हैं, बहुत सारे दबाव हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव शेयर बाजार में हैं। तो ध्यान रखिए शेयर बाजारों के चुनाव में, ये ध्यान रखिए कि 1 साल के रिटर्न से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 साल का शेयर बाजार का खेल निवेश का खेल नहीं है। ट्रेडिंग का खेल तो 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का। यदि शेयर बाजार में लंबे समय का निवेश करना है तो बाजार में घुसने का भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो भी शेयर 20% के रिटर्न पर थे वो अब आपके वैल्यूएशन लेवल करेक्ट होकर यहां खड़े हैं, जहां से आप बाजार में घुस सकते हैं। लेकिन 2023 बेहद खींचतान भरा, उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। बहुत सारे आयाम जिस पर पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी, वो सारे आयाम यहाँ लागू होते हैं। महंगाई की दर ऊंची रहेगी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.5 से 6% के आसपास रहेगी। तो इस साल मार्केट ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि फ्लैट रहने वाला है। अगर इस साल बाजार आपको पिछले साल के बराबर भी रिटर्न दे दे, 4 से 5% भी रिटर्न दे दे, अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, तो वो बाजार का स्वाभाविक सामान्य स्वभाव माना जाएगा। इसलिए बाजार की तैयारी इस समझ के साथ कि यहाँ से लंबे दौर के सफ़र के लिए निकलना है। चलिए, शेयर बाजार के कमरे से बाहर निकलिए, बाजार से बाहर निकलिए और चलिए म्यूचुअल फंड की दुकान पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 2022 का साल मिला जुला रहा। म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिप बंद करने वालों की संख्या 30% बढ़ गई। साथ में शेयर बाजार की अनिश्चितता की वजह से नवंबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में होने वाले निवेश में 76% की भारी गिरावट देखने को मिली। डेट म्यूचुअल फंड की बाजार में अच्छी मांग रही, क्योंकि वो बैक्ड होते हैं बचत के निवेश से, ऐसे निवेश विकल्पों से जो सुरक्षित हैं, जिनमें जोखिम नहीं है। वहाँ अच्छे रिटर्न थे, तो डेट म्यूचुअल फंड वालों की दुकान अच्छी चली। सर, 2023 कैसा रहेगा? क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले? और ज़्यादा पेचीदा। लोग म्यूचुअल फंड को आसान मानते हैं, पर म्यूचुअल फंड दरअसल शेयर बाजार से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा जटिल है, जो हमें इस साल दिखाई दिया। अगर इस साल आप अलग अलग फंड की क्योंकि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज अलग अलग हैं, अलग अलग की स्कीमें अलग अलग तरीके की स्टॉक्स में निवेश करती हैं, तो इस साल अगर आप प्रथम दृष्टया ऊपर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लार्ज कैप फंड्स का रिटर्न बेटर रहा, जिसमें कि जो टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड बाजार के हैं, जिनकी सूची हमारे पास आती है, वो या तो हाइब्रिड हैं या लार्ज कैप फंड हैं। लेकिन यहाँ से कई सारे ऐसे फंड्स, कुछ स्मॉल कैप फंड्स थे जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। पर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में यही बुनियादी फर्क है कि सारे फंड ना तो एक जैसा रिटर्न देते हैं, भले ही वो एक जैसी कैटेगरी में काम करते हों, और ना एक जैसा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ से आपको अपने पोर्टफोलियो को नए सिरे से देखने का वक्त है। अगर आपके पास समय हो तो इस सप्ताह के अंत में अपना कैश स्टेटमेंट निकालिए, अपने फंड्स को देखिए, तमाम मनी 9 के म्यूचुअल फंड सेंट्रल कार्यक्रम को गौर से देखिए, जानने की कोशिश करिए। हमारी हेल्पलाइन में सवाल पूछिए कि क्या आपका म्यूचुअल फंड उन टॉप 20 या 25 म्यूचुअल फंड में है जिन्होंने पिछले साल स्टॉक मार्केट में 4% की गिरावट को 4% के रिटर्न को बीट किया है अपनी कैटेगरी में। और अगर आपका म्यूचुअल फंड उसमें है तो आप शेयर बाजार से बेहतर परिस्थिति में, और अगर वैसा नहीं है, शेयर बाजार से ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है, तो फिर आप अपनी निवेश रणनीति पर विचार करिए। पर यह बेहद महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमने ऐसे भी स्टॉक्स देखें, ऐसे भी म्यूचुअल फंड देखे हैं इस साल जिनके रिटर्न 15% और 16% के आसपास रहे, और ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने निवेशकों को निराश किया है। शेयर चुनना आमतौर पर ज़्यादा आसान होता है म्यूचुअल फंड चुनने की तुलना में, क्योंकि शेयर बाजार में आपको समझने के लिए उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड के चुनाव में फैसला आप नहीं कर रहे होते, एक फंड मैनेजर कर रहा होता है, और उसका फैसला कभी सही होता है और कभी गलत भी होता है। तो अब दोबारा नए सिरे से म्यूचुअल फंड की पैमाइश करिए। अगर आप निवेश शुरू करते हैं तो एसआईपी शुरू करने का हमेशा अच्छा वक्त है, नहीं तो दोबारा पलटकर अपना निवेश देखिए, और मनी 9 की हेल्पलाइन में आकर आप सवाल भी पूछिए। चलिए, अंशुमान जी ने हेल्पलाइन का जिक्र किया। कल आपको बता दूं, कल बीमा से जुड़ी हेल्पलाइन है। कल बीमा से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, ट्रेवल इंश्योरेंस पे, कार इंश्योरेंस पे, बीमा की दुनिया का कोई भी सवाल, हेलो मनी 9 पे आइए, मेरा सवाल है, अपना सवाल पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। अपना सवाल लिख भेजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर जरूर भेजिए। मनी 9 की टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको एक्सपर्ट के साथ सीधे जुड़वाएगी। बीमा से जुड़े सवालों का दिन है मंगलवार। बुधवार को म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। चलिए, शेयर बाजार की बात हो गई, म्यूचुअल फंड की बात हो गई, अब चलते हैं तीसरे बाजार में। तीसरा बड़ा बाजार है प्रॉपर्टी का बाजार। 2022 का साल
घरों की मांग के लिहाज से बेहतर रहा। एनरॉक की एक हाल में रिपोर्ट आई साल खत्म होने के समय कि 2022 में घरों की बिक्री ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के प्रमुख 7 शहरों में कुल 3,65,000 मकान बिके, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। कच्चा माल महंगा होने की वजह से घरों की कीमतें 4 से 7% बढ़ गई। जब 4 से 7% उनके लिए बढ़ गई तो खरीदने वालों के लिए और स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई। सर, 2023 में घर खरीदना है, खरीदूं ना खरीदूं, क्या करूं? शुभम, प्रॉपर्टी का बाजार आमतौर पर निवेश का बाजार भी होता है, पर इसके साथ आश्रय का, अपने जीवन की ज़रूरत का बाजार भी होता है। तो भारत में प्रॉपर्टी का बाजार, निवेश का बाजार तो बहुत छोटे हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खरीदने के लिए। तो शुभम का सवाल है कि खरीदें कि ना खरीदें। प्रॉपर्टी बाजार में जो दिसंबर बीतते बीतते में ट्रेंड मिले, जो मोमेंटम हमें दिखाई दिया, जिसका जिक्र शुभम ने किया, ये मोमेंटम शायद इस साल की आखिरी तिमाही तक और जारी रहेगा। इसके बाद आपको अप्रैल से प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड और सप्लाई के आधार पर चेंजेस आना दिखाई देंगे, क्योंकि जो कुछ पेंटअप डिमांड थी, कुछ बची हुई सेविंग्स थी, खासतौर से जो बड़े मकान खरीदने वाले थे, उन्होंने बाजार में प्रवेश कर लिया। यहाँ के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भी हमें दिखाई देने लगेगा हाउसिंग लोन के रेट्स बढ़ने के कारण। तो जिस क्लास के लिए मकान भारत में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, उसके ऊपर दोहरा दबाव दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगला साल यह माना जा रहा है कि भारत में प्रॉपर्टी रेट्स में करीब 8% की, या मकानों की या फ्लैट्स की रेट में करीब 8 से 9% की बढ़ोतरी और हो सकती है। 3 से 4% की बढ़ोतरी हमने पिछले साल कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण देखी थी। सारा कच्चा माल दिसंबर होते होते महंगा हो गया, चाहे वो सीमेंट हो या वो स्टील हो या बाकी जो हाउस फिटिंग्स हो, इनकी का असर हमें अगले साल और फिर से कीमतों पर दिखाई देगा। तो अगर मकान खरीदना है तो फिर ये तिमाही अच्छी है, नहीं तो इस तिमाही के बाद मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी भी होगी और इसके साथ कच्चे माल की लागत भी आपको प्रभावित करेगी, और ब्याज दरें तो बढ़ ही रही हैं। और मकानों में, होम लोन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर अब जल्दी कम नहीं होगा। ये 1 साल से 1.5 साल तक आपके सामने बना रहेगा। मकानों को लेकर बाजार का आउटलुक कुछ इस तरीके का है। तो पीठ इतनी मजबूत है कि महंगा कर्ज ले सकें, बढ़ी हुई EMI चुका सकें, महंगे मकान ले सकें, तो 2023 का साल आपके लिए, वरना साल 1.5 साल इंतजार करिए। चलिए अब चलते हैं सर्राफा बाजार। सोने चांदी का हाल देखिए। 2022 में गोल्ड और सिल्वर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। 2021 के अंत में सोने का भाव कुछ 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 2022 के अंत तक 55,000 पहुंच गया। आपके सामने ग्राफिक्स है। 14% से ज़्यादा का रिटर्न केवल गोल्ड ने दिया, 11% से ज़्यादा का रिटर्न केवल सिल्वर ने दिया। यानी कि गोल्ड और सिल्वर निफ्टी सेंसेक्स से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न देने के मामले में आगे रहे। सर, 2023 में क्या निवेशकों को ऐसे चमकदार रिटर्न फिर से मिलने की उम्मीद है? बने रहे सोने चांदी में? अब आप दिलचस्प बात देखिए कि हमारी चर्चाओं में सबसे ऊपर स्टॉक्स होते हैं, पर एक और कमोडिटी आपके सामने, एक और मार्केट आपको दिखाई देता है जिसने अपने रिटर्न से गोल्ड से स्टॉक मार्केट को बीट किया। म्यूचुअल फंड्स की तस्वीर थोड़ी अलग है, अलग अलग स्कीम का अलग अलग परफॉर्मेंस हो सकता है, और वो भी तब की जबकि साल के शुरुआती महीनों में हमने गोल्ड में उतनी तेज बढ़ोतरी नहीं देखी थी। गोल्ड के लिए ये साल, अगला साल सोने के लिए बेहतर हो सकता है। इसके संकेत हमें बाजार के ट्रेंड से रुख से दिखाई देते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सोना अपना निचला स्तर छू चुका है, 49,000 के आसपास का अगर भारतीय मुद्रा में बात करें उसके ऊपर आ रहा है। अभी सोना 55,000 के आसपास है। बाजार में चार्ट बता रहा है कि अगर ये 55,550 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर ये 60,000 के लेवल तक जाएगा। दूसरी चीज़ है कि महंगाई बढ़ने के कारण, दुनिया में निवेश की संभावनाएं सीमित होने के कारण, शेयर बाजार का रिटर्न देखते हुए आपके सामने सोने में निवेश वापस बढ़ने की संभावना है। तो सोना खरीदने के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये कीमतें हालांकि पिछली बार से ऊंची हैं, लेकिन फिर भी सोने में अभी एक अपवर्ड ट्रेंड आने वाले समय में इस साल और दिखाई देगा। लेवल्स क्या होंगे वो बाजार में बदलते रहेंगे, लेकिन यह माना जा रहा है कि सोना अगले साल भी एक अच्छी चमकदार रिटर्न वाला निवेश रह सकता है, चाहे आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो, चाहे फिजिकल गोल्ड खरीदते हो। चलिए सर, अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस चारों बाजारों से कोई मतलब नहीं, ना वो प्रॉपर्टी करता, ना वो गोल्ड, ना म्यूचुअल फंड, ना शेयर बाजार, वो तो सिंपल बचत करता है बैंकों में। और हमारा मनी 9 का सर्वे भी बताता है कि अभी भी सबसे ज़्यादा लोग बैंकों में बचत अपनी रखते हैं। अगर छोटी बचत योजनाओं में रखना है, बैंकों में रखना है, तो सामान्य बचत के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? यही इस साल का विनर हो सकता है, या इस साल की का सबसे बड़ा चैंपियन हो सकता है। शुभम, निवेश के मामले में, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में एक बड़ा सूत्र है जो हमेशा लोग सुनते हैं बार बार, पर आप शायद ध्यान नहीं रख पाते, कि अगर आप पिछले रुख के आधार पर अगला फैसला करते हैं तो हमेशा नुकसान में रहते हैं। देखिए 2022 में लोगों ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीदे, नेस्डैक कहाँ आकर खड़ा हो गया। 2020 और 21 में हमने बिटकॉइन में लोगों को इन्वेस्ट करते देखा, 2022 में बिटकॉइन की क्या हालत हो गई। तो कभी भी शेयर बाजार में
वित्तीय बाजारों में बाकी सारे निवेश पिछला परफॉर्म अगले रिटर्न की गारंटी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। इस साल फिलहाल बचतों के लिए, बॉन्ड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा साल होने वाला है। भारत में वैसे भी ब्याज दरें अगर पिछले साल निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न को देखें तो उससे ऊपर निकल चुकी हैं। छोटी बचत योजनाओं में बढ़ोतरी हो चुकी। शुभम ने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि साल के अंत तक आपके पास दोनों जो बचत के विकल्प थे, आप शेयर बाजार और गोल्ड में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो भी दोनों बचत के जो विकल्प थे, एक तो सरकारों की जो छोटी बचत योजना है और जो बैंकों के डिपॉजिट है, उन पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और वो कम से कम फिलहाल जो आपके दिमाग पर छाए हुए शेयर बाजार है उनसे तो ज़्यादा बेहतर है, उनसे तो ज़्यादा बेहतर रिटर्न है। और अगले साल शेयर बाजारों में कोई चमत्कारिक उतार चढ़ाव ना हो और एकदम रिटर्न 15-16% के आसपास ना पहुंच जाए, इसकी संभावना फिलहाल अभी नहीं दिखती। शुरुआत में शेयर बाजार काफ़ी वोलेटाइल हैं, काफ़ी बदलाव हैं। तो अगले साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी और महंगाई में बढ़ोतरी की रोशनी में ये विकल्प चमकता रहने की संभावना है। तो अगर आपने निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखें कि आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, चाहे वो सरकार के बॉन्ड हों या एफडी हों या कहीं से भी बचत स्कीमें हों या छोटी बचत स्कीमें, उनमें इस साल आप अपना निवेश थोड़ा बढ़ा सकते हैं। शेयरों के चुनाव में और म्यूचुअल फंड के चुनाव में तो आपको अलग से अपने वित्तीय सलाहकार की सहायता लेनी पड़ेगी। पर यह साल छोटी बचतों का अच्छा साल हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, अब बारी बजट की तैयारियों की। बजट की तैयारियों में आज से पड़ा दूसरा गियर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्री बजट की तैयारी तो हम लगातार मनी सेंट्रल में कर ही रहे हैं। बजट की से जो जुड़ी खबरें हमारे पास आती हैं, छन के जो सूचनाएं आती हैं, उनका विश्लेषण हम मनी सेंट्रल में लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन आज दूसरा गियर पड़ रहा है और आज से वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज पहली चिट्ठी मनी 9 के माध्यम से वित्त मंत्री तक पहुंच रही है, सुनाई जा रही है, पढ़ी जा रही है। किसकी चिट्ठी है, कहां से आई है, आप भी सुनिए। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज देखते हैं किसका खत आया है। प्यारी निर्मला दीदी, नमस्ते। हम रोशन कुमार हूँ, जिला दरभंगा, बिहार में गांव है हमारा। दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। दिल्ली के आसपास जहाँ बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ काम करता हूँ। आजकल ठेकेदार ने मयूर विहार में एक बिल्डिंग का काम पकड़ रखा है। मैं आज सुबह घर से दिन की रोटी रुमाल में बांधकर काम पर आया था। साइट पर आकर पता चला कि सरकार ने काम रोक दिया है। पॉल्यूशन का कुछ चक्कर बताते हैं। अब जब तक रोक नहीं खुलेगी न काम मिलेगा न पैसा। अब खोड़ा की लेबर मार्केट में आकर बैठ गया हूँ। कुछ काम मिल जाए शायद। मेरी घरवाली सीमा घरों में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने का काम करती है। कह रही थी दिहाड़ी से गैस भरा लेना, छोटा सिलेंडर है। दीदी, आज तो दिहाड़ी नहीं मिली, तो यहीं बिल्डिंग के पास अखबार बिछाकर बैठा हूँ। पढ़ लेता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। मोहित मेरी चिट्ठी लिख रहा है। दीदी, कोरोना के बाद से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम नहीं हो रहीं। महामारी ने मेरा बूढ़ा बाप छीन लिया, इलाज में सारी बचत ले ली और लॉकडाउन में जमे जमाए काम बंद हो गए। पिछले साल दिल्ली लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब फिर से वैसे ही शुरू कर रहा हूँ जैसे 2004 में पहली बार दिल्ली आने पर किया था। हम रोज़ कमाने खर्च करने वाले लोग हैं। 2 दिन कमाई टूटे तो टिफ़िन में दाल या सब्जी एक ही चीज़ आने लगती है। दीदी, हम मेहनत से नहीं डरते, बस काम मिलता रहे। ठेकेदार के एक दोस्त ने बताया था कि आपने ई श्रम नाम का पोर्टल हम जैसों के लिए ही बनाया है। इसमें कुछ काम कमाई का जरिया बन सकता है। मैंने भी इंटरनेट वाले के हाथ जाकर 100 रुपये देकर अपना और सीमा का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, लेकिन साल भर हो गया, कुछ पता नहीं चला। दीदी, आप तो सरकार हो, पूरे देश का इतना बड़ा बजट बनाती हो,
आपसे कुछ नहीं छिपा है। मेरे जैसे बहुतों ने सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इस बार आप बजट में कुछ अस्थायी काम की व्यवस्था करवा दो। कई बार तो लगता है नरेगा जैसा ही कुछ शहर में आ जाए। दीदी यकीन मानो, बस कमाई होती रहे तो बाकी चीज़ें तो खींच तान कर चली जाती हैं। दीदी, हमारी प्यारी बिटिया है राधा, 5 साल की है। दीदी, हम नहीं चाहते कि वो भी सीमा की तरह घरों में सफाई करे। दीदी, हमें भी हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का। दीदी, आपको मेरे अरमानों की दुहाई, बजट में कुछ खींचिए ना। आपका रोशन। ऐसे ही का नाम ये कंबोज